हेलो फ्रेंड, डेट है 15 नवंबर 2023। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे इसराइल से रिलेटेड है। वो न्यूज़ देखने से पहले कुछ अपन टर्म देखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ऑपरेशन अजय क्या है, ऑपरेशन अलास्का फ्लड क्या है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड क्या है। तो एक एक टर्म देखेंगे, इसका मतलब क्या क्या है। जो ऑपरेशन अलास्का फ्लड है, ये हमास ने स्टार्ट किया था जब उन्होंने अटैक किया था 7 अक्टूबर को। अगर आपको याद होगा, 7 अक्टूबर को उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, लॉन्च किया था अटैक। तो उसको हमास ने क्या नाम दिया था, ऑपरेशन अल अस्का फ्लड। अल अस्का वहां पे मॉस्क है, उसके नाम पे ये ऑपरेशन किया था। ठीक है। ऑपरेशन अजय ये इंडिया का ऑपरेशन है। इसके अंदर इंडिया के जो इंडियंस इसराइल के अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए इंडिया ने जो बाय एयरवेज उनको निकाला था, तो वो ऑपरेशन रन किया था, उसको ऑपरेशन अजय बोलते हैं, इवाक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम द इसराइल। ठीक है। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड क्या है, ठीक है। आयरन स्वॉर्ड क्या है? आयरन स्वॉर्ड ये है कि इसराइल ने जब रिटेलिएशन में अटैक चालू किया हमास के ऊपर, तो उस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है। ये हो गई तीन ऑपरेशन के नाम। अभी न्यूज क्या है, इसराइल आर्मी से इट हैज सीज्ड हमास पार्लियामेंट इन गाजा। तो जो हमास के अंदर इसराइल की जो आर्मी घुस चुकी है, तो उन्होंने उनकी जो पार्लियामेंट है वहां पर उन्होंने उसको सीज किया है। बस इतना इस चीज में, बाकी कुछ नहीं। Israeli army said on the Tuesday it has captured the Gaza parliament and other government institutions run by the Hamas in Gaza City as its forces depended either their offensive in the Palestinian territory। ठीक है। एंड इतना इस न्यूज के अंदर है कि उन्होंने वो पार्लियामेंट को हत्या लिया है जो कि हमास चलाता था गाजा सिटी के अंदर। ठीक है। 39 म्यांमार सोल्जर्स हु एंटर द मिजोरम सेंड बैक। जो 39 सोल्जर्स म्यांमार के इंडिया के अंदर आए थे उनको वापस भेजा इंडिया ने। पहले देखिए यहाँ पे मैप पे क्या है, ये देखिए म्यांमार है। ठीक है। एक बार मैं कलर चेंज करता हूँ, ये देखिए ये रेड इसमें जो है ये म्यांमार स्टेट है। तो यहाँ पे चीन हिल है और यहाँ पे राखाइन स्टेट है उसके नीचे ही। ठीक है, राखाइन स्टेट और चीन हिल। तो 1 फरवरी 2021 में म्यांमार के अंदर कू हुआ और वहां पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उसको निकाल के वहां पे मिलिट्री ने सत्ता पे काबिज हो गई खुद। ठीक है। तो तब से यहाँ पे वॉर चल रहा है, जो सिविलियंस है और जो आर्मी है, जो जो लोग चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और जो लोग और जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए वॉर कर रही है दोनों के बीच में। ठीक है। तो बहुत सारे रिफ्यूजी जो है जो म्यांमार से मिजोरम के अंदर आते हैं। मिजोरम कहाँ पे? यहाँ पे, ये देखिए मिजोरम है यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया में मिजोरम। ठीक है। तो ये यहाँ पे रन होके आ रहे हैं। तो इसमें कुछ मिलिटेंट्स भी है जो प्रो डेमोक्रेसी है, जो वेपन्स के साथ लड़ रहे हैं इनके साथ, मिलिट्री के साथ, तो वो भी म्यांमार से इंडिया में आ रहे। तो उनको उसके रिगार्डिंग ये न्यूज है। ठीक है। 39 म्यांमार सोल्जर्स who entered Mizoram sent back. Soldiers had fled Myanmar after their camps were overrun by armed groups। तो म्यांमार के जो मिलिट्री है उन्होंने अटैक किया था उनकी कैंप के ऊपर, तो वो भाग के इंडिया के अंदर आ गए थे। ठीक है। बस इस न्यूज में इतना ही है, और इतनी बातें याद रखिए कि म्यांमार के अंदर अभी मिलिट्री गवर्नमेंट है। और ये भी बात याद रखिए कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री गवर्नमेंट पहली बार नहीं, उससे पहले भी आई थी, लेकिन इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने म्यांमार के गवर्नमेंट के साथ कभी रिलेशंस डिप्लोमेटिकली एस्टेब्लिश नहीं किए थे। लेकिन इस बार इस मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं, क्योंकि पिछले बार जब अपन ने नहीं एस्टेब्लिश किए थे तब अपना ट्रेड हैम्पर हुआ था। तो उसकी वजह से दिस टाइम वी हैव एस्टेब्लिश रिलेशंस विद दैट मिलिट्री गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पे गाजा से रिलेटेड ही एक एडिटोरियल है, इतना कुछ खास नहीं है, देखते तभी भी। देखो, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ना 6 ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस आए। ठीक है। तो उसमें के 5 जो फेवर करते थे, कि क्रिटिसाइज करते थे इसराइल को, और एक था जिसको इंडिया ने अब्सटेन किया, कि बोला कि इसके अंदर जो 7 अक्टूबर में जो हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो उसको आप कंडेम करो, उसका पैराग्राफ आप ऐड करो, तब हम इसके फेवर में वोट करेंगे। इसलिए इंडिया ने वहां पे अब्सटेन किया, मतलब उसके लिए वोट नहीं किया। ठीक है। तो इंडिया की जो पॉलिसी है ना, कि इंडिया क्या बोलता है कि वी रिकॉग्नाइज द टू स्टेट सोल्यूशन। तो ये क्या है टू स्टेट सोल्यूशन? मतलब
इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कि इजराइल इजराइल एक बार तो बन गया तो वही रहेगा, और पैलेस्टीन, ठीक है। तो इंडिया बोलता है कि पैलेस्टाइन इजराइल शुड स्टे ऑन दैट लैंड एंड इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए दोनों साइड में एक दूसरे के अंदर। तो ये टू स्टेट सॉल्यूशन को इंडिया सपोर्ट करता है। लेकिन इसी टू स्टेट सॉल्यूशन को पैलेस्टीन सपोर्ट नहीं करता। पैलेस्टीन बोलता है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते, हम नहीं मानते टू स्टेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये लैंड हमारी थी, अरब कंट्री, अरब मुस्लिम्स की लैंड है, तो उनकी लैंड रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया ने ये बोला है कि जो हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर वो टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसको हम कंडेम करते हैं, क्योंकि इंडिया इज अगेंस्ट टेररिज्म। कोई भी किसी भी प्रकार का टेररिज्म एक्टिविटी होगी तो इंडिया उसको कंडेम करेगा, ठीक है। तो ये जीरो टॉलरेंस फॉर द टेरर अटैक्स, इसराइल के ऊपर जो ये हुआ उसको हम ये करते हैं कि इसराइल के ऊपर अटैक हुआ ये गलत बात है, और हम कोई किसी भी तरीके के टेरर अटैक को हम डिनाई करते हैं, ये उन्होंने बोला है। तो इंडिया का जो 2+2 समिट हो, मिनिस्टरियल डायलॉग हो रहा है इंडिया का यूएसए के साथ। 2+2 में क्या होता है, एक फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात करेंगे। वहां पे भी उन्होंने बोला है कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इंडिया की टू द टेररिज्म एंड वी सपोर्ट द टू स्टेट सोल्यूशन। मतलब पैलेस्टीनियन कॉज को वी आर सपोर्टिंग। हम बोल रहे हैं कि इसराइल भी होना चाहिए और पैलेस्टीन भी एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी लैंड बाउंड्री चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि लोग वहां पे एस्टेब्लिश हो चुके हैं अभी, ठीक है। और इसमें यही बोला गया है कि इंडिया को इसराइल ने बहुत बार बोला है कि आप डेजिग्नेट करो हमास को टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। लेकिन इंडिया ने नहीं किया अभी तक टेररिस्ट ग्रुप हमास को डिक्लेयर, ठीक है। तो इंडिया का ये कंसर्न है कि इंडिया के जो जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप भी टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करो। इसराइल को इंडिया ने बोला है, लेकिन इसराइल ने नहीं किया अभी तक। तो उस कंसर्न के हिसाब से अपन ने भी अभी तक हमास को टेररिस्ट ग्रुप ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर इतना ही है। तो इन्होंने बोला है कि अभी जो नेक्स्ट समिट होगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का अपकमिंग समिट और G20 का वर्चुअल समिट होगा, उसके अंदर ही इस कॉन्फ्लिक्ट का मेंशन किया जाएगा, ये इन्होंने बोला है। बस इतना ही इस न्यूज़ के अंदर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो एडिटोरियल में इतना ही है। इंडिया का ट्रांस समझ गए आप, बस। उसके बाद नंबर ऑफ एंटी सेमिस्टिक इंसिडेंट्स राइज इन फ्रांस। तो पहले ये समझे कि एंटी सेमिस्टिक क्या होता है। एंटी सेमिस्टिक मतलब इज अ हॉस्टिलिटी टू प्रिजुडाइज टूवर्ड्स और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द जूस। तो जूस लोगों के खिलाफ जो द्वेष भावना होती है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, प्रिजुडाइज रखा जाता है, तो उसको बोलेंगे एंटी सेमिस्टिक, ठीक है। तो 1500 केसेस anti-Semitic acts and the comments recorded a rise in the France since the October 7. It was a threefold increase as compared to the whole 2022. तो जो हमास के ऊपर अटैक किया गया इसराइल के, उसके बाद से एंटीसेमिटिक 7 अक्टूबर को तो हमास ने किया था ना इसराइल के ऊपर, तो उसके बाद से जो जूस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ चुके हैं और उनके खिलाफ एंटीसेमिटिक इंसिडेंट्स बढ़े फ्रांस के अंदर, ये इन्होंने बोला है। उसके बाद The decrease in the risk of the diabetes is one quite smoking, ठीक है। अगर कोई बंदा इफ वन क्वाइट स्मोकिंग छोड़ देता है तो रिस्क ऑफ डायबिटीज डिक्रीज होता है, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, ठीक है। क्या है, क्विटिंग द स्मोकिंग कैन लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज एज पर द न्यूली डेवलप्ड ब्रीफ इन विच WHO ऑल्सो पार्टी, ठीक है। तो 30 to 40% रिस्क कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है अगर कोई सिगरेट पीना छोड़ देता है तो, ठीक है, क्विट करता है उसको तो, ठीक है। ये WHO ने बोला है, इतना इसको आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। क्या है, PM प्रॉमिस फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ मगधीज एम फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो पहले देखते हैं न्यूज क्या है। तेलंगाना के अंदर ना PM गए थे एक रैली को संबोधित करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने ये बोल दिया कि जो शेड्यूल कास्ट है उसके अंदर भी बहुत सारे कास्ट है जिनको बेनिफिट उनके तक रीच नहीं हुआ है। तो उनके लिए जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है उसका सब कैटेगराइजेशन होगा, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, हाई लेवल हाई पावर्ड कमेटी बनाएगी, वो देखेगी इस इशू के ऊपर। तो ये उन्होंने वहां पे बोला था, उससे रिगार्डिंग ये न्यूज है। देखते हैं पूरे न्यूज क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेरेशन इन द हैदराबाद लास्ट वीक that the union government
would set up a committee to consider the sub-categorization of Madiga community in the Telangana within the scheduled caste. ठीक है, मदिगा कम्युनिटी को याद रखिए, जो शेड्यूल कास्ट के अंदर आती है, उनको रिजर्वेशन देने के लिए उन्होंने बोला था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो इसके ऊपर देखेगी। सिंस 1994 द कम्युनिटी हैज बीन स्ट्रगलिंग, कौन सी कम्युनिटी? मदिगास, ठीक है, स्ट्रगलिंग फॉर द सब कैटेगराइजेशन, एससी के अंदर कैटेगराइजेशन और उनका सब डिवीजन हो, इसके लिए वो फाइट कर रहे हैं 1994 से। फर्स्ट थ्रू द मदिगास दंडोरा मूवमेंट एंड देन लेटर विद द MRPS। MRPS क्या है? मदिगास रिजर्वेशन पुरोठा समिति, ठीक है। तो उसके बाद ये रिप्रेजेंट कर रही थी उनकी मांग। सेवरल कमीशन हैज बीन सेट अप टू लुक इनटू दिस इशू, ठीक है। उसके लिए बहुत कमीशन भी बनाए गए अभी तक, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं। एक सेकंड ना। Several commissions has been set up to look into these demands, including the Justice P. Ramachandra Raju in 1996। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। एक कमेटी बनाई थी जस्टिस पी रामचंद्र अंडर द जस्टिस उषा मेहरा in 2007, who both said that the way and the means could be found for सब कैटेगराइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। तो दोनों ने ये सजेस्ट किया था कि हो सकता है सब कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट के अंदर, उसके लिए वे फाइंड किया जा सकता है, ये इन्होंने बोला, इतना याद रखिए। और मदिगाज नाम याद रखिए, ये कम्युनिटी है, तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। तो अभी वहां पे इलेक्शन है, उसके रिगार्डिंग पीएम मोदी ने ये बोला है कि हम ये चीज करेंगे। जयशंकर होप्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स विल फाइंड द लैंडिंग पॉइंट। देखो जयशंकर जी यूनाइटेड किंगडम के 4 डिजिट विजिट पे गए, तो वहां पे उन्होंने बोला है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ वी विल साइन, बट ये अभी तक साइन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला एक लैंडिंग पॉइंट वी विल फाइंड और वी विल साइन एन एग्रीमेंट, ये उन्होंने बोला। इंडिया एंड यूके कंटिन्यू टू नेगोशिएट अ ट्रेड एग्रीमेंट which was initially supposed to be ready by the Deepavali of 2022, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर हैज सेड दैट ही होप द टू कंट्रीज will be able to find mutually beneficial landing point for the deal। 2022 के दीपावली तक हो जाएगा, ये जयशंकर जी को लगा था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अभी उन्होंने बोला है कि एक कॉमन लैंडिंग पॉइंट वी विल फाइंड, मतलब कॉमन इंटरेस्ट हम फाइंड करके डील को क्लोज करेंगे। मिस्टर जयशंकर सेड that the India and UK are trying to reframe their relationship and highlighted the agenda 2030, a roadmap to 2023 was announced by the Prime Minister Narendra Modi and then UK Prime Minister Boris Johnson in May 2021 that seeks to elevate the participation across the multiple domains including connectivity, defense, health, trade and climate action। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, रोड मैप टू 2023, ठीक है। ये यहाँ पे मोदी जी ने और बोरिस जॉनसन ने ये बोला था कि हम डिफेंस, कनेक्टिविटी, हेल्थ, क्लाइमेट एक्शन, ट्रेड, इन सारे डोमेन्स के अंदर हम एक रोड मैप बनाएंगे साथ में। ही गेव क्रेडिट टू द यूके, जयशंकर जी ने बोला, ही गेव द क्रेडिट टू द यूके यूनाइटेड किंगडम as he had done with the USA के साथ भी उन्होंने किया, for helping India to conducting a successful G20 summit in सितंबर 9 और 10 के अंदर न्यू दिल्ली में जो G20 का समिट हुआ था उसको सक्सेसफुली कंक्लूड करने के लिए उन्होंने थैंक्स किया यूके को और यूएस को। जयशंकर also cited the example of India and UK working together on vaccines during the COVID-19 pandemic, ठीक है। COVID-19 पैंडेमिक के वक्त इंडिया और यूके ने साथ में जो काम किया उसकी भी उन्होंने तारीफ की। तो ये न्यूज़ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। देखिए ब्रेक्सिट से जब यूके बाहर आया यूरोपियन यूनियन से, तो वो हर कंट्री के साथ अपना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ये बात याद रखिए। तो उसमें अंदर इंडिया भी आता है, ओके। तो उसके ऊपर ही कोशिश चालू है। इस न्यूज़ में इतना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने। राजनाथ टू अटेंड डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन जकार्ता। अभी ये न्यूज़ आसियान कंट्री से रिलेटेड है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहाँ पे विजिट पे गए और उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस आसियान क्या है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। पहले न्यूज़ वर्ड बाय वर्ड देखेंगे, न्यूज़ में अंदर क्या दिया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल पे एन ऑफिशियल विजिट टू जकार्ता ऑन द
Thursday and Friday to attend the 10th Association of साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मतलब आसियान डिफेंस मिनिस्टेरियल मीटिंग प्लस, तो इसको अटेंड करेंगे आसियान डिफेंस मिनिस्टेरियल प्लस को वो, ठीक है, एंड विल एड्रेस द फोरम ऑन द रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। इंडोनेशिया इज होस्टिंग द मीटिंग, इंडोनेशिया जकार्ता की जो इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है वहां पे ये गए, इज होस्टिंग द मीटिंग एज द चेयर ऑफ द एडीएमएम प्लस। एडीएमएम क्या है? आसियान डिफेंस मिनिस्टेरियल मीटिंग प्लस, ठीक है। द मीटिंग कम्स एट द टाइम ऑफ एस्केलेशन ऑफ फाइटिंग इन म्यांमार, मैंने आपको अभी बताया म्यांमार के अंदर ये हो रहा है, फाइट्स हो रही है, उसकी सिविल सोसाइटी जो प्रो डेमोक्रेटिक है वो मिलिट्री के खिलाफ वहाँ के उनको रेजिस्टेंस दे रही है, तो उनमें फाइटिंग हो रही है। विद द म्यांमार रिफ्यूजी कमिंग इनटू मिजोरम इन द इंडिया, ठीक है। ऑन द साइडलाइन ऑफ द डीएम ADMM plus Mr. Singh said Mr. Singh will hold the bilateral meeting with the defense minister of the participating countries and discuss the defense cooperation matter to the further strengthening the mutually beneficial engagement। तो इसके साइडलाइन में वो हर कंट्री से बातचीत करेंगे और इंडिया का बायलैटरल रिलेशंस एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। ADMM का क्या लॉन्ग फॉर्म के आशा डिफेंस मिनिस्टेरियल मीटिंग, ठीक है, इज द हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म इन आसियान। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान के अंदर एडीएमएम ये हाईएस्ट कंसल्टेटिव डिफेंस कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है। एडीएमएम प्लस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर आसियान मेंबर्स, ठीक है, ये किसके लिए प्लेटफॉर्म है? आसियान मेंबर्स के लिए एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर्स, और उसके 8 डायलॉग पार्टनर्स के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे नाम दिए आसियान स्टेट्स के, क्या क्या नाम है ये अपन मैप के हिसाब से देखेंगे तो आपको थोड़ा याद रहेगा। देखिए म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे फिलीपींस, उसके बाद इंडोनेशिया, ठीक है, और यहाँ पे सिंगापुर, यहाँ पे मलेशिया और ब्रुनई, ये छोटा सा देश, ठीक है। तो ये 10 कंट्रीज हो गए, और जो डिफेंस प्लस 8 डायलॉग पार्टनर्स है उनके नाम देखेंगे इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यूएसए इसके अंदर है, चाइना भी इसके अंदर है, रशिया भी इसके अंदर है, ठीक है। ये 3 नाम तो आप भूले ही मत। इंडिया भी इसके अंदर है, हो गए 4 नाम। तो उसके बाद यूएस का आला है, साउथ कोरिया यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, न्यूजीलैंड यहाँ पे, जापान यहाँ पे, ठीक है। ये 8 नाम हो गए, इनको आप याद रखिए। टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया बिकम द डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान इन 1992, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1992 के अंदर इंडिया आसियान का डायलॉग पार्टनर बना था। इनॉग्रल ऑफ ADMM प्लस वाज कन्वीन्ड इन हनोई, वियतनाम ऑन अक्टूबर 12, 2010। 2010 में ये प्लेटफॉर्म ओपन किया था ADMM प्लस वियतनाम के हनोई में, ठीक है। सिंस 2017 ADMM प्लस मिनिस्टर हैव बीन मीटिंग एनुअली, डिफेंस मिनिस्टर एनुअली मिलते हैं टू बोलोस्टर द कोऑपरेशन अमंग द आसियान एंड प्लस कंट्री, जो 8 प्लस कंट्री और आसियान के 10 कंट्री, इनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए हर साल मिलते हैं। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आसियान डिफेंस मिनिस्टरल प्लस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आसियान ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ADMM प्लस, ADMM प्लस का क्या लॉन्ग फॉर्म है? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस डिफेंस मिनिस्टरियल मीटिंग प्लस, ठीक है। मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बोल के आपको भी याद हो जाए, इसलिए मैं आपको ये 3-4 बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये 10 कंट्रीज है इसके, ओके। उसके बाद ये न्यूज पढ़ने से पहले अपन थोड़ा बेसिक देखेंगे, CSTO क्या है और नाटो क्या है। पहले CSTO देखेंगे। CSTO क्या है? सेंट्रल नहीं सॉरी कलेक्टिव ट्रीटी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब CSTO, ठीक है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस इन यूरेशिया कंसिस्टिंग सिक्स एक सेकंड, पोस्ट सोवियत स्टेट्स का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद के जो 6 स्टेट्स है वो मिला के ये बन रहा है CSTO, ठीक है। तो कौन कौन से 6 स्टेट्स है इसके अंदर? सेंट्रल सिक्योरिटी सॉरी
कलेक्टिव ट्रीटी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? आर्मेनिया एक है, बेलारूस एक है, तजाकिस्तान एक है, किर्गिस्तान एक है, रशिया एक है, तजाकिस्तान है, और 2002 के अंदर ये फॉर्म हुआ था। सिमिलर टू द आर्टिकल 5, तो जो आर्टिकल 5 नाटो का, सिमिलर टू द आर्टिकल 5 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी and the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, Article 4 of the Collective Security Treaty CSTO मतलब organization, Collective Security Treaty established that aggression against the one signatory would be pursued as the aggression against the all। ठीक है, तो ये समझिए कि नाटो के अंदर एक आर्टिकल 5 है जो ये बोलता है कि अगर हमारे 31 मेंबर्स है उनमें से एक भी बंदे को अगर किसी ने मारा तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये कलेक्टिव अटैक किया आपने, ये उसको हाथ लगाया मतलब हम सबको आपने छेड़ दिया। ठीक है मेरी बात, तो हम सब मिलकर फिर आपके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, ये नाटो ने बोला है। तो उसी के जैसे कि CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि रशिया लेड है, तो उनके अंदर आर्टिकल 4 है, आर्टिकल नंबर मत भूलें। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 4 है, नाटो का 5 है, इसका 4 है। तो इसके अंदर भी उन्होंने बोला है कि एग्रेशन अगेंस्ट वन सिग्नेटरी वुड बी परस्यूड एज एग्रेशन अगेंस्ट ऑल। द 2002 CSTO charter reaffirmed the desire of all participating states to abstain from the use or threat of force. Signatories are prohibited from ज्वाइनिंग अदर मिलिट्री अलायंस। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बोला है कि जो CSTO के कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है वो किसी और मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते, अलायंस मिलिट्री अलायंस नहीं बना सकते नाटो के जैसे, किसी जैसे नाटो के मिलिट्री अलायंस है वैसा नहीं बना सकते। अभी नाटो के बारे में देखेंगे, ये हो गया US लेड। अभी देखेंगे ये CSTO था रशिया लेड। ठीक है, अभी जो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये USA लेड है। ठीक है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 31 मेंबर स्टेट्स। क्या क्या कौन कौन से स्टेट्स में? 29 यूरोपियन एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स है। Established in aftermath of World War II, the organization implemented the North Atlantic Treaty signed in Washington DC on the 4th April 1949। 1949 में इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको साइन किया गया था वॉशिंगटन DC। उसके बाद देखेंगे कि नाटो के अंदर कितने मेंबर्स हैं। नाटो के अंदर 31 मेंबर्स हैं, ये लिस्ट है उनकी, आप इसको PDF वीडियो के बाद डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। तो इसके बाद इसमें सब इंपॉर्टेंट एक चीज है कि फिनलैंड जो है ये अभी रिसेंट मेंबर बना है नाटो का, और ये 2023 में मेंबर बना है नाटो का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। और उसमें और एक बात है कि 29 जो यूरोपियन मेंबर्स है वो है, और 2 नॉर्थ अटलांटिकन स्टेट से, नॉर्थ अमेरिकन स्टेट से इसके अंदर। ठीक है, क्या न्यूज है? द आर्मेनियन लीडर स्नब्स समिट ऑफ मॉस्को लेड सिक्योरिटी अलायंस। ठीक है, आर्मेनिया के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर निकोल पैशियान said that he would not take part in the next week's summit of Russia-led collective treaty security organization. This is the latest series of a most struggling growing strain in relations between the Armenia and its long time ally Russia. The summit will be held in Belarus। तो बस यही बोला है कि जो समिट होने वाला है उसके अंदर आर्मेनिया के प्रेसिडेंट, आर्मेनिया जो मेंबर है CSTO का, उनके प्रेसिडेंट भाग नहीं देंगे, भाग नहीं लेंगे, बस यही न्यूज़ है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर फिर मतलब स्प्लिट होगा CSTO या नहीं होगा, क्या होता है, या फिर वो बाहर निकल जाएगा। वर्ल्ड इज सेवरली ऑफ ट्रैक टू लिमिट द प्लैनेट हीटिंग इमिशन से द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड इज सेवरली ऑफ ट्रैक टू लिमिट द प्लैनेट हीटिंग इमिशन। जो प्लैनेट का हीटिंग इमिशन के जो टारगेट दिए गए थे उससे आप भटक चुके हो, ऑफ ट्रैक हो चुके हो, ये उन्होंने बोला है। देखते कैसा क्या न्यूज के अंदर क्या है। द वर्ल्ड इज फेलिंग टू गेट अ ग्रिप ऑन अ क्लाइमेट चेंज, द यूनाइटेड नेशंस वार्न ट्यूसडे as an assessment of the current climate pledge show only a minor progress on reducing the emission this decade। तो जो अभी प्लेज ली थी, शपथ ली थी कि हम इतना इतना रिड्यूस करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत माइनर रिड्यूस होगा इस दशक के अंदर, अगर उस प्रोग्रेस से वो काम करते रहेंगे।
In a report released just week before the high-stake climate negotiations, the United Nations Climate Change Organization said the world was failing to act with the sufficient urgency to curb the greenhouse gas emission. सही है. With the temperature soaring and 2023 expected to become the warmest year so far in the human history, 2023 मानव इतिहास के अंदर सबसे गर्म साल होगा. ठीक है, आपका भी होगा क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गर्म ही होगा. Scientists say the pressure on the world leader to curb the planet heating, greenhouse gas pollution has never been more urgent. जो लीडर्स है वो इसको इतना अर्जेंटली नहीं ले रहे ग्रीन हाउस इमिशन को, उसकी वजह से प्लैनेट हीटिंग हो रही है. यूनाइटेड नेशंस फाउंड दैट द combined climate plans for nearly 200 nations would put the world a path for 2030 कार्बन इमिशन लेवल जस्ट 2% बिलो 2019. अगर इसी प्रोसेस से 200 जो नेशन है वर्ल्ड के अंदर वो काम करते रहेंगे इतनी गति से, तो बस 2% कम हो जाएगा 2019 के लेवल से कार्बन इमिशन. दैट इज शॉर्ट ऑफ द 43% फॉल दैट द यूनाइटेड नेशंस IPCC climate panel said are needed to limit the warming of Paris deal target of 1.5 degree since the प्री इंडस्ट्रियल इरा. ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस की इंटर पैनल IPCC है, तो वहां पे जो बोला गया था कि अपने को क्लाइमेट टारगेट है 1.5 डिग्री जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है वहां तक लेके जाना है. ठीक है, तो वो नहीं होगा, उसके शॉर्टफॉल हो रहा है 43% से अपन पीछे. दैट इज शॉर्टफॉल ऑफ 43% फॉल दैट द. ठीक है, ये इन्होंने बोला है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, बस इतना याद रखिए कि वी आर नॉट कंप्लाइंग द टारगेट जो अपन ने बोला था कि हम इतना इमिशन कम करेंगे वो करेंगे, वर्ल्ड की कंट्रीज ने उतना वो कर नहीं रहे. यही से इस न्यूज के अंदर इतना ही बोला गया, इसके अंदर कोई रिपोर्ट कोट नहीं की गई, तो आप इसको आंसर के अंदर नहीं लिख सकते. बस इतना याद रखिए कि वी आर नॉट कोपिंग विद द टारगेट्स. ठीक है, अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाके स्वैग यूपीएससी ओनली जो चैनल है उसको ज्वाइन करें टेलीग्राम के ऊपर, और इस वीडियो को आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. डोंट बी ग्रीडी, शेयर द नॉलेज, इट विल हेल्प यू. एंड ठीक है, थैंक यू फॉर द डिस्कशन.